सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो वन शॉट सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। तो ओवरऑल इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करते हैं अबाउट एटम के बारे में कि एटम के कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इनको किस तरीके से अरेंज किया गया है। सेकेंड हाफ में हम स्टडी करते हैं अबाउट न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं और उनका अरेंजमेंट कैसा है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर आप देखोगे पेज नंबर 324 और 325 पर, तो यहाँ पर कुछ थेरेटिकल पार्ट दिया है दैट इज़ रिलेटेड टू कि किस तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने इसको डिफाइन करने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए काम किया। तो यहाँ पर जो सबसे पहली थियरी आ जाती है जिसे हम कहते हैं डाल्टन्स थियरी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, बाकी ये सेल्फ स्टडी पार्ट में आप इसे कवर कर लेना, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि हम यहाँ पर डेरिवेशंस और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो कवर करें। तो डाल्टन्स थियरी जो सबसे पहले आई थी, उस थियरी में उन्होंने बताया कि मान लो कि आपके पास कोई एक चौक है और चौक को अगर हम ब्रेक करेंगे हाथ से, तो आप देखोगे कि आप उसे ब्रेक करोगे और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद आप उसे फर्दर ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो उसी पार्टिकल को उन्होंने नाम क्या रख दिया, एटम। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने स्कूल डेज में पढ़ा हुआ है कि कोई ऐसा पार्टिकल जिसे फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। तो डाल्टन्स ने किसके बारे में बताया, एटम के बारे में बताया। उसके बाद एक दूसरी थियरी आई जो बेसिकली क्या है, जे थॉमसन थियरी है। और जे थॉमसन थियरी में थॉमसन ने क्या बोला कि भाई एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम से भी छोटे कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जिनका उन्होंने नाम दिया, लाइक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। इन्हें क्या नाम दिया कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो अगर एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं तो फिर बात आई कि भाई अगर एटम के अंदर ये सारे पार्टिकल्स हैं तो बताओ कि इनका अरेंजमेंट कैसा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, प्रोटॉन कहाँ पर है, न्यूट्रॉन कहाँ पर है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि डाल्टन्स ने क्या बोला कि एटम सबसे से स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो जे थॉमसन ने क्या बोला कि भाई इस एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, इसके अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। और अगर ऐसा है तो फिर उनसे पूछा गया है कि इनका अरेंजमेंट कैसा है, तो वो अरेंजमेंट बताने पर फेल हो गए। उन्होंने एक दो अरेंजमेंट बताए लेकिन वो कोई वैलिड रीज़न नहीं थे। उन्होंने बोला कि भाई जैसे आप देखते हैं ना वाटरमेलन, तरबूज जिसे कहते हैं, तो उसमें जो रेड वाला पूरा पार्ट है वो प्रोटॉन है और उसमें जो सीड्स लगी हुई हैं वो इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया, जैसे एक हमारा प्लम पुडिंग केक होता है, या मान लो हमारे पास कोई नॉर्मल केक है और उस केक में अगर हमने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स या नट्स वगैरह डाल दिए, तो उन्होंने बोला कि जो आपका ये केक है ये बेसिकली प्रोटॉन से भरा हुआ है और इसके अंदर जो आपने नट्स या ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो इलेक्ट्रॉन है। ऐसे करके उन्होंने अरेंजमेंट बताया। बट आप जानते हो कि फिजिक्स में ऐसे एविडेंस को माना नहीं जाता है जब तक कि कोई उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना हो। तो ये थियरी वहाँ पर फेल हो गई। लेकिन यहाँ से क्या चीज़ हमें पता चली कि भाई एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। उसके बाद तीसरी थियरी जो हमें सामने देखने को मिलती है दैट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। बट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम से एक और थियरी वहाँ पर दी हुई है, जीजर-मास्टर एक्सपेरिमेंट। बेसिकली जीजर-मास्टर एक्सपेरिमेंट ने वो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हमें पता चला था कि जो न्यूक्लियस है ना वो हाईली डेंस है। जैसे कि आप जानते हो अगर हम एक एटम को देखेंगे तो एटम का ऑलमोस्ट 99.9% जो मास है वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका मतलब है एटम पूरी तरीके से क्या है, हॉलो है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और आप शायद केमिस्ट्री में भी ये स्टडी करते हो कि उन्होंने क्या किया, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, अल्फा पार्टिकल से वो बीम ऑफ पार्टिकल निकल रहे थे, सामने एक गोल्ड फॉइल को रखा और यहाँ पर एक स्क्रीन लगाया। तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है वो पास हो रहे थे, उसमें से कुछ है जो कुछ एंगल पे डेविएट हो रहे थे, लेकिन 8000 में से कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स थे जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे। तो ये जो पार्ट था जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन कंक्लूजन जो है वो रदरफोर्ड ने दिया, इसीलिए हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से इसे जानते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो सेंटर पार्ट है वो न्यूक्लियस है और इसके अंदर प्रोटॉन्स भरे हुए हैं। तो प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने अरेंजमेंट को बताया।
तो वो नाम आ गया उनके नाम पर, दैट इज कॉल्ड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम काफ़ी हद तक सही था ये बताने में कि किस तरीके से एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किया गया है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन आ गई। तो वहाँ पर आप देखोगे तो दिया है डिफ़िकल्टीज विथ रदरफोर्ड मॉडल। डिफ़िकल्टी क्या थी कि उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेंगे तो हम ये देखते हैं कि लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये क्या एमिट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेंगे। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेंगे तो इनकी एनर्जी जो है वो लगातार कम होती जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, और ऐसा करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा और न्यूक्लियस पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसा लेकिन होता नहीं, आप जानते हो। तो उनसे जब अगले साइंटिस्ट आए जो हम स्टडी करने वाले हैं, बोहर्स, नील बोहर, उन्होंने बोला कि बताओ फिर इसके लिए आप कोई हमें इसका सही तरीका बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जंप नहीं कर रहा है जबकि इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, इसकी एनर्जी लगातार कम हो रही है। तो इसका कोई वो एविडेंस नहीं दे पाए। तो फिर इसके बाद ये भी थियरी ऑलमोस्ट फेल हो गई, लेकिन इससे जो मेन अपने को पता चला वो किसके बारे में पता चला कि किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किया गया है। उसके बाद जो बोहर्स की थियरी हमारी आती है, बोहर्स ने इसका एक कंक्लूजन दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व तो कर रहा है और उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो डेफिनेट सी बात है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करेगा और उसकी एनर्जी कम होगी। लेकिन उन्होंने क्या एविडेंस दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमे और उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इक्वल रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट नहीं करेगा, यानी उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। लेकिन जैसे उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π से चेंज हो जाएगा वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा। तो ऐसे करके कुछ ये थोड़ा सा आपको समझाया गया है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन किया गया है। तो इसमें अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो आप डिफ़िकल्टीज विथ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ लेना, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे का जो चैप्टर का अरेंजमेंट दिया है थोड़ा सा वो अलग तरीके से दिया है, तो जिस तरीके से मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ पहले आपको उसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है आपको ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का। तो डाल्टन्स ने हमें किसके बारे में बताया, एटम के बारे में बताया। थॉमसन ने क्या बताया कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। रदरफोर्ड ने उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट के बारे में बताया, और नील बोहर ने हमें यह बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में एनर्जी को रेडिएट किए बगैर तब तक घूम सकता है जब तक कि उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और ये जो हमारा चैप्टर है ये स्टार्ट होगा फ्रॉम नील बोहर्स पोस्टुलेट। तो सबसे पहले हमें पोस्टुलेट पढ़ने हैं, और यहाँ पर 3 पोस्टुलेट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर 2-3 साल में ये पोस्टुलेट पूछे ही जाते हैं, और इन्हीं पोस्टुलेट के ऊपर आगे का मान लो कि आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो आधा पार्ट है वो बेस्ड है। तो अगर आपको ये तीनों पोस्टुलेट अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो ये बहुत आसानी से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं बोहर्स पोस्टुलेट। तो सबसे पहला पोस्टुलेट यहाँ पर क्या है, देखो बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट हमें क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम व्हाइल द न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो ये बेसिकली बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जबकि न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, एटम के सेंटर पे होता है, या आप कह सकते हो ऑर्बिट के सेंटर पे होता है। अब आप एक बात जानते हो कि अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो ये बेसिकली एक तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वहाँ पर एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है जो उसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। लेकिन अब बात यह आती है कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो खुद से तो जनरेट नहीं होगा ना, उसे कोई दूसरा फोर्स होगा जो जनरेट कराएगा। जैसे आप पढ़ते हो कि जब कोई कार टर्न लेती है रोड पे तो वहाँ पर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए हमें वो कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन फोर्स। उसी तरीके से जब बहुत सारे प्लैनेट्स
सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ठीक उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो किसके बीच में लगता है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो आपको याद रखना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वहां पर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है? ये तीन पोस्टुलेट जो हम स्टडी करने वाले हैं, इन तीनों पोस्टुलेट से हमें तीन इक्वेशंस मिलेंगे और उन्हीं इक्वेशन के बेसिस पर हम आगे के डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज mv² इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और इसे हम लिखते हैं E²/r²। ये जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं ये वही है जो आपने कूलम्स लॉ 11th में पढ़ा है। क्या पढ़ा था? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर Q1 भी इलेक्ट्रॉन है, Q2 भी इलेक्ट्रॉन है, तो E इंटू करेंगे तो क्या मिल जाएगा? E²। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर ये वाला इक्वेशन याद रखना है, आगे हम इस इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। तो आई होप कि पहला पोस्टुलेट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बोहर का सेकंड पोस्टुलेट हमें क्या कहता है। According to Bohr's second postulate, an electron revolves only on those orbit without radiating out the energy for which the angular momentum is equal to integral multiple of h/2π। यानी कि बोहर ने क्या बोला कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में तब तक रिवॉल्व करता रहेगा विदाउट रेडिएटिंग आउट द एनर्जी, यानी एनर्जी को लूज किए बगैर कोई इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में तब तक घूमता रहेगा जब तक कि उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होना चाहिए? h/2π के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इंटेग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इसका हम पूरा फॉर्मूला जो बन जाता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। और याद रखना है कि यहाँ पर वेयर n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 एंड सो ऑन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिट को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर एग्जाम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल दिया तो याद रखना है नंबर ऑफ ऑर्बिट को ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूँ क्योंकि हमें एंगुलर मोमेंटम L का फॉर्मूला पता है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है L = I⍵। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? nh/2π। अच्छा, I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr²। और ओमेगा क्या होता है? v/r। ये क्या हो जाएगा? nh/2π। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो r से r कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर mvr इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिला? nh/2π। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्या मिल गया? बोहर पोस्टुलेट से सेकंड इक्वेशन मिल गया कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में तब तक रिवॉल्व करेगा विदाउट रेडिएटिंग द एनर्जी जब तक कि उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होगा। तो आपको ये वाला पार्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ये वाला पार्ट लिखेंगे, हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं लिख देता तो शायद आपको समझ में नहीं आता कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसके लिए मैंने डिराइव करके बता दिया। तो सेकंड इक्वेशन हमारा ये है, तो ये हमारा क्या था? फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारा क्या बन गया? सेकंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, बस याद ये रखना है कि जब आप डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पर आपका जो n है वो बेसिकली क्या डिफाइन करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट को 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे बोहर के 3 पोस्टुलेट हो गए। अब हम मूव करते हैं बोहर के थर्ड पोस्टुलेट पर। तो देखो, अब मान लो तो अब बोहर्स का थर्ड पोस्टुलेट हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बोहर थर्ड पोस्टुलेट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट टू एन एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, इट रेडिएट्स आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो जब वो जंप करता है तो क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है। किसके फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। तो अब बोहर्स का थर्ड पोस्टुलेट हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बोहर थर्ड पोस्टुलेट,
When an electron jumps from energy of higher orbit to an energy of lower orbit, it radiates out energy in the form of photon. मान लो कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो जब वो जंप करता है तो क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है। किसके फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। और फोटोन का मतलब क्या होता है जानते हो? लाइट। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट। देखो m का मतलब होता है हायर ऑर्बिट और n का मतलब होता है लोअर ऑर्बिट। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से, तो em का मतलब क्या हो गया? हायर एनर्जी ऑर्बिट। en का मतलब क्या हो गया? लोअर एनर्जी ऑर्बिट। तो जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। किसके फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। और आपको पता है फोटोन एनर्जी कितनी होती है? h न्यू के बराबर होती है। ठीक है, ये हम चैप्टर नंबर 14 में स्टडी करते हैं कि किसी लाइट के पास, रेडिएशन के पास या फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो h न्यू के इक्वल होती है। ये वाला फॉर्मूला था। E इज इक्वल टू क्या होता है? h न्यू। और हम जानते हैं कि न्यू को क्या लिख सकते हैं? c बाई लैम्डा। तो इसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं एच सी बाई लैम्डा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला क्या है? एनर्जी ऑफ लाइट या एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ रेडिएशन का ही फॉर्मूला है। ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ है। तो यहाँ से देखो हमें थर्ड इक्वेशन मिल गया, दैट इज em माइनस en इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है, ये तीन इक्वेशन आपको यहाँ पर अब याद रखने हैं। तो एक बार वापस से देख लेते हैं। बोहर के फर्स्ट पोस्टुलेट से हमें इक्वेशन क्या मिला था? mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से हमें फॉर्मूला मिलता है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। और बोहर के थर्ड पोस्टुलेट से हमें फॉर्मूला मिलता है em माइनस en इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है, अब इन्हीं तीनों पोस्टुलेट का यूज करते हुए हमें आगे के डेरिवेशंस को डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम जो डेरिवेशन डिराइव करने वाले हैं दैट इज रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट को डिराइव क्यों करना है, इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, मान लो कि मेरा कोई इलेक्ट्रॉन है जो 5th ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और मुझे पता करना है कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस कितना है। तो हमें क्या चाहिए? कोई तो ऐसा फॉर्मूला चाहिए ना जिस फॉर्मूले से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं क्या है? Rn इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन z पाई m स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है और ये 2-3 तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं बता देता हूँ क्योंकि थर्ड वाला कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है वो बहुत सिंपल होता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। तो आप डायरेक्टली Rn इज इक्वल टू ये फॉर्मूला प्रूव कर देते हो। सेकेंडली वो आपसे पूछ लेता है कि शो दैट रेडियस इन द nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो ये भी आप प्रूव कर दोगे। लेकिन थर्ड केस में वो ऐसा आपसे पूछ लेता है कि शो दैट रेडियस इन द nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब अगर ऐसा पूछ लिया तो आपको लगता है यार ये क्वेश्चन लगता है बाहर से आया है, तो जबकि ये बाहर से कोई क्वेश्चन आया नहीं है। ये बेसिकली यही है, खाली हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट के अलावा नंबर ऑफ यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ध्यान नहीं दिया। तो जबकि याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर हमें यही प्रूव करना है कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर प्रूव करो कि रेडियस होता है, तो उसका मतलब यही प्रूफ आपको देना है। Z का मतलब यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है। इसकी कहानी भी मैं आपको आगे आगे बताते जाऊंगा कि क्यों हम यूज करते हैं Z। तो सबसे पहले हम ये रेडियस को डिराइव करते हैं। अब इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है? बोहर्स के 2 पोस्टुलेट्स का यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। फ्रॉम बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? बोहर का पहला पोस्टुलेट mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रॉम बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट हमें इक्वेशन क्या मिलता है? mv स्क्वायर अपॉन r और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे कि एक r से एक r क्या हो जाएगा? कैंसल। एंड फॉर z नंबर ऑफ एटम्स, मान लो हमारे पास कितने एटम है? z नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो z नंबर ऑफ एटम के लिए हम इसी फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिख लेंगे कि mv स्क्वायर इज इक्वल टू ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर इसे हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे लिखता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ze स्क्वायर अपॉन
ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। एंड फ्रॉम, यानी दो पोस्टुलेट यूज करना है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड फ्रॉम बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट। तो देखो बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है हमें। फ्रॉम बोहर सेकेंड पोस्टुलेट हम जानते हैं क्या इक्वेशन है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई है। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, v विल बी इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई m इंटू आर हो जाएगा। अब सिंस जो हमारा पहला वाला इक्वेशन है वो v स्क्वायर के टर्म्स में है, तो इसे भी हम v स्क्वायर कर देते हैं। तो देयरफॉर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो हो जाएगा v स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ z e स्क्वायर अपॉन, फिर इक्वेशन में क्या है यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा फिर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, m से एक m कैंसिल हो गया, r से एक r कैंसिल हो गया। समझ में आया। तो देयरफॉर अब बचा क्या, फिर यहाँ पर बचता है हमारे पास z e स्क्वायर अपॉन क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, और ये बचा पाई m r बचा। ठीक है, अब आप जानते हो कि हमें तो r चाहिए है, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या मिलेगा, z e स्क्वायर इंटू पाई m r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, अब हमें r चाहिए तो r को यहाँ रखेंगे, बाकी सब टर्म को नीचे भेज देंगे। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन z पाई m e स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें देखो फॉर्मूला मिल गया। जो फॉर्मूला हमें डिराइव करना था वापस वो देख लेते हैं, क्या डिराइव करना था, आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन z पाई m e स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। बस यहाँ पर लास्ट में आप क्या लिख लोगे, आर एन का मतलब होता है रेडियस इन द nth ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट के लिए हम ये रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, अब इसी फॉर्मूले को फर्दर हम थोड़ा से आगे और डिफाइन करते हैं। तो अगर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, तो यहाँ तक आप आंसर दे दोगे। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं वेयर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट, h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट होता है, और e भी क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट होता है। तो ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज को अगर हम मान लें तो देयरफॉर फिर हम लिख सकते हैं कि आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको एग्जाम में प्रूफ करने को बोला जा सकता है। ठीक है, अब आप जानते हो फॉर हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर z की मैं बात कर रहा था, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि z एक्चुअली क्या डिफाइन कर रहा है, एटॉमिक नंबर को ना। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 होती है। तो देयरफॉर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स हैं हमारे या डेरिवेशंस वगैरह हम करने वाले हैं सारे हाइड्रोजन एटम पर ही बेस्ड हैं। तो अगर हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट होगा तो फिर z की जगह पर उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें पुट करना होगा, बट ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो बात हो गई थ्योरेटिकल के लिए। अब हम कुछ बात करते हैं फॉर न्यूमेरिकल के लिए, इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है फॉर न्यूमेरिकल के लिए। तो देयरफॉर देखो आर एन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या मिला था अपने को, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन z पाई m स्क्वायर। तो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू तो 1 होती है, तो मैं यहाँ पर सीधा इसे लिख लेता हूँ पाई m स्क्वायर।
अब आप जानते हो ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वेयर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, यानी अगर ये हम कांस्टेंट वैल्यूज़ की सारी वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट करें तो हमें आंसर मिलता है 0.053 नैनोमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है रेडियस इन द nth ऑर्बिट, वो क्या बन जाएगा, 0.053 नैनोमीटर इंटू एन का स्क्वायर। अभी देखो काफ़ी सिंपल फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिल गया। मान लो अगर मुझे रेडियस इन द सेकंड ऑर्बिट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एन की वैल्यू को 2 रखूँगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 को 0.053 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे रेडियस इन द सेकंड ऑर्बिट मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी हायर ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन देखें तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको डायरेक्टली बोला जा सकता है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट, 10th ऑर्बिट या कोई भी ऑर्बिट ले लो। ठीक है, तो वहां पर आपको सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है, एन की वैल्यू रख के नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर कभी रेशियो के फॉर्म में पूछा तो फिर रेशियो के केस में मान लो कि अगर आपसे पूछ लिया कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट, तो आप करोगे R1 बाई R2 इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को एज अ रेशियो के लिए भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। तो अभी अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है दैट इज रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करना है रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट, यानी जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है दैट इज Vn इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H इंटू एन। देयरफॉर फ्रॉम बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट, तो बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू बोहर सेकेंड पोस्टुलेट हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट है। अब हम इसे थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर सिंस हमें V फाइंड करना है तो मैं इसे लिखता हूँ V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई M इंटू R। ठीक है, नाउ एज वी नो दैट कि R का फॉर्मूला हमने अभी अभी डिराइव किया था और R का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन Z पाई M E स्क्वायर। तो हमें इस R की वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुटअप कर देना है। तो जैसे मैं इसे पुटअप करूँगा तो देयरफॉर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई M और R की जगह पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन Z पाई M E स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसे पहले कैंसिल कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, M से एक M कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर एक देखो N से एक N कैंसिल हो जाएगा, H से एक H कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पर बचती है वो कितनी है, V इज इक्वल टू, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसे। अच्छा, ये फोर्थ टर्म है तो ऊपर चला जाएगा, राइट, तो ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ZE स्क्वायर अपॉन और नीचे क्या बचा 2 एप्सिलॉन नॉट H इंटू N। यही है हमारा फॉर्मूला दैट इज रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है Vn इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H इंटू N। यहाँ पर N बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्बिट को डिफाइन करता है, ये जो पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि मान लो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। डायरेक्टली आपसे बोल सकते हैं कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट, तो आपको यहाँ तक इसका जवाब दे देना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि शो दैट Vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आगे लिखोगे वेयर E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये सारी की सारी कॉन्स्टेंट वैल्यू हैं और अगर ये कांस्टेंट हो जाएंगी तो फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन N, यानी कि अल्टीमेटली वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। और अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो फॉर
हाइड्रोजन एटम, आप जानते हो Z की वैल्यू क्या होती है, फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1 होता है। तो देयरफॉर यहाँ से आप बोल सकते हो कि Vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, अब बात आती है कि इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो वहाँ पर फिर हम जैसे रेडियस का हमने फॉर्मूला बनाया था, ठीक उसी तरीके से इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर न्यूमेरिकल, पहले तो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या है फॉर्मूला, Vn इज इक्वल टू ZE² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H इंटू N। ठीक है, और हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि जो हमारा न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम है और उसके लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि वेयर E² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमें समथिंग 2.18 इंटू 10⁻6 समथिंग मिलेगा। और अगर इसी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दिया जाए तो Vn की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी Z इंटू 2.18 इंटू 10⁻6 अपॉन N। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू 1 होती है, तो देयरफॉर मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 अपॉन N लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इन द nth ऑर्बिट। किसी भी nth ऑर्बिट पर अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि एग्जाम में वो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। क्या एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं। और आप जब देखते हो बुक में तो एंगुलर स्पीड का कोई फॉर्मूला डिराइव करके नहीं दिया हुआ है, लेकिन एंगुलर स्पीड को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट, तो आप जानते हो एज वी नो दैट V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R। और V का भी हमने इक्वेशन निकाला है। V का फॉर्मूला हमें क्या मिला था, V का फॉर्मूला मिला था ZE² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H इंटू N। और R का फॉर्मूला क्या मिला था, एप्सिलॉन नॉट H² N² अपॉन Z πme²। बस ये दोनों वैल्यूज को आपको इस इक्वेशन में पुटअप कर देना है। लास्ट में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपकी क्या बन जाएगी, एंगुलर स्पीड। तो इस तरीके से याद रखना है कि किसी किसी क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। अब इसमें कोई टफ कंडीशन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने रेडियस और वेलोसिटी दोनों का फॉर्मूला डिराइव किया है, तो हमें आसानी से एंगुलर स्पीड आ जाएगी। और अगर बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया कि टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट का फॉर्मूला निकालो, तो आप जानते हो कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/v होता है। तो अब यहाँ पर भी r का फॉर्मूला जानते हो, v का फॉर्मूला जानते हो, तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो। अगर उसने फ्रीक्वेंसी बोल दिया तो फॉर फ्रीक्वेंसी यू नो दैट कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो हम ये भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन से कई डिफरेंट फॉर्मूला बन सकते हैं। या जैसे कि आपको यहाँ पर देखो, एक तो फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी का, एक फॉर्मूला हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, टाइम के पीरियड के लिए। और अगर आपको ओमेगा के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है तो आप जानते हो ओमेगा को 2π/t भी लिख सकते हैं और ओमेगा को 2πn भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत डिफरेंट तरीके से हम अलग अलग क्वांटिटीज़ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट हमने यहाँ पर कवर किया है, दिस इज बेसिकली एन एक्स्ट्रा पार्ट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओवरऑल जो एग्जाम में 20% डिफिकल्टी होती है ना क्वेश्चंस की, वो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब जो हमें नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव करना है दैट इज रिलेटेड टू टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। यानी अब हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है, पोटेंशियल एनर्जी का, और जैसे हमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो चलो डिराइव करते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है, देखो वी कैन राइट। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट यूज करना होगा। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। तो देखो बोहर का पहला पोस्टुलेट हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट वी कैन राइट दैट mv² अपॉन r इज इक्वल टू क्या था, 1/4πε0, और z नंबर ऑफ एटम्स के लिए यहाँ पे z लगा देते हैं, e² अपॉन क्या था, r²। ठीक है,
अब यहाँ पर आप जानते हो कि आर सी आर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 टू ज़ा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। अब आप जानते हो कि हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिल गया, दिस फॉर्मूला इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। अब ठीक इसी तरीके से हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। तो देयरफॉर potential energy of an electron in Bohr's orbit। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, और इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर आई कैन राइट दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है E अपॉन आर इंटू, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -E, तो यहाँ पर -E लिख देंगे। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा z नंबर ऑफ एटम्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर z यूज़ कर लेना है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, -ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, खाली वहाँ पर हमें आंसर क्या मिला था, 8 पाई के फॉर्म में मिला था, और यहाँ पर आंसर हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, 4 पाई के फॉर्म में मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मिल गई, तो अब हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट के लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं जो कि कितनी है, ZE स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ZE स्क्वायर, तो ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस है तो आगे माइनस आ जाएगा, और ये क्या है, ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, तो कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। क्या कॉमन है, ZE स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/8 माइनस 1/4। तो जब आप 1/8 माइनस 1/4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको लास्ट में जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, -1/8 आएगा। तो जब मैं -1/8 को आगे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर हो जाएगा -ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, ये हमें मिल गई टोटल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर जो आर की वैल्यू है, बट वी नो दैट कि आर की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन Z पाई ME स्क्वायर। इस वैल्यू को हमें आर की जगह पर पुटअप करना है। अच्छा, ये आप याद रखना कैसे आया, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, 1/8 माइनस 1/4 तो क्या हो जाएगा, 4 - 8 अपॉन 32, तो आंसर क्या आएगा, -4 माइनस 1/8 हो जाएगा, राइट। और फिर बाद में आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में E इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे -ZE का स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की जगह पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन Z पाई ME स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करेंगे। तो पाई से देखो पाई कैंसिल हो रहा है, और तो मुझे नहीं लग रहा कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ऊपर।
तो जैसे ऊपर जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस जेड, और जेड कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर एम ई रेस टू 4, बिकॉज यहाँ पर ई स्क्वायर ऊपर ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, बुक में थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो ये इसका सही वैल्यू है, तो आप ये याद रखना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाई माइनस जेड स्क्वायर एम ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्स नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी क्या है करेक्ट वैल्यू है। अब यहाँ पर देखो ये जो हमें एनर्जी मिली है, इस एनर्जी को दूसरे तरीके से कैसा पूछा जा सकता है, वो आपसे बोल सकते हैं कि शो दैट एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर बताना है वेयर एम ई रेस टू 4, क्या बताना है एम ई रेस टू 4 अपॉन या माइनस एम ई रेस टू 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इज या इज इक्वल टू क्या बोलना है आपको कांस्टेंट बोलना है। ये सारी की सारी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। एक और बात जो इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फॉर हाइड्रोजन एटम, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ फॉर हाइड्रोजन एटम बिकॉज मैक्सिमम सारी कंडीशन हाइड्रोजन एटम पर ही बेस्ड हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू कितनी होती है 1, तो देयरफॉर यू कैन से दैट एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमने एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, डिराइव कर लिया। अब बात आती है कि न्यूमेरिकल के लिए इस फॉर्मूले को किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो अगर मुझे किसी भी nth ऑर्बिट का एनर्जी कैलकुलेट करना है तो बार बार मैं इतनी बड़ी वैल्यू रख के तो नहीं कैलकुलेट करते बैठूंगा, तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा आसान बनाता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के लिए पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर एम ई रेस टू 4 अपॉन क्या था 8 एप्स नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं, वेयर माइनस एम ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्स नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है यानी कि इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें इसका आंसर मिलता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना मिलता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं माइनस 13, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं दैट इज माइनस जेड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन क्या हो जाएगा n का स्क्वायर। वापस याद रखना है फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1, तो मान लेते हैं कि इफ z इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है, आगे इस फॉर्मूले का काफ़ी यूज़ करना पड़ता है। तो अब ये जो फॉर्मूला हमें मिला है इस फॉर्मूले से हम किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो मैंने आपको बोल दिया कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सेकंड बोहर्स ऑर्बिट, तो आप n की वैल्यू 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, तो यहाँ पर पॉज करके आपको ना E1 से लेकर E5 तक यानी फर्स्ट ऑर्बिट से लेकर फिफ्थ ऑर्बिट तक का एनर्जी कैलकुलेट करना है इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। ये आगे जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन एनर्जीज़ का हमें यूज़ करना होगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट पे जो एनर्जी आती है दैट इज़ माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आपको n की वैल्यू 1 रखना है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड ऑर्बिट में जो एनर्जी आएगी दैट इज़ माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं फोर्थ ऑर्बिट में जो एनर्जी आएगी दैट इज़ माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिफ्थ ऑर्बिट में जो एनर्जी आएगी दैट इज़ माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से ये एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे भी दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है, या तो आपको रेशियो फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स फोर्थ ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट टू द फोर्थ ऑर्बिट। तो आपको याद रखना है कि जब भी रेशियो पूछा जाता है तो उसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है वो कैंसिल हो जाती हैं
और सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक रेशियो का एग्जांपल दे देता हूँ कि किस तरीके से रेशियो निकाला जाता है। तो मान लो मुझे रेशियो निकालना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोहर ऑर्बिट टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोहर ऑर्बिट। तो मैं क्या करूँगा, E4 की वैल्यू क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, N4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिख देंगे, अपॉन एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट के लिए भी यही करेंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब जानते हो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएंगी, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, E4 बाई E3 विल बी इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो इसे हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो इस तरीके से रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो रेशियो किसी फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट टू द फोर्थ, या फोर्थ टू थर्ड, या कैसे भी पूछे। तो आपको याद रखना है कि रेशियो निकालते वक्त आपको अलग अलग नहीं निकालना है कि पहले आप एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट निकाल लो, फिर एनर्जी इन द फोर्थ ऑर्बिट निकाल लो, फिर उसको डिवाइड करो। उससे बेटर है कि एक साथ वैल्यू रखो। और याद रखना है कि जब भी किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करते हो और वहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होती है तो रेशियो में कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कैंसल आउट हो जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है हमारी, दैट इज रिलेटेड टू एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, चलिए समझते हैं क्या दिया है दोनों में। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। तो सबसे पहले समझना होगा कि एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। तो देखो आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्बिट को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्बिट को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ के जितने भी ऑर्बिट हमारे होते हैं सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट कहलाते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा सेकेंड ऑर्बिट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसी तरीके से जो हमारा थर्ड ऑर्बिट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्बिट विल बी कॉल्ड एज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फोर्थ ऑर्बिट क्या हो जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्बिट क्या है, ग्राउंड स्टेट, सेकेंड ऑर्बिट क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और फोर्थ ऑर्बिट क्या कहलाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या बोला है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। तो यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट पर ले जाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। इसका सिंपल से ये मतलब होता है। उसके बाद बात आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन, अब यहाँ पर इससे रिलेटेड भी आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि वो आपको बोल सकते हैं कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो आप क्या करोगे, तो जैसे उसने बोल दिया कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो आप समझ जाओगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है, 3 है। तो बस फॉर्मूला यूज कर लेना है, E3 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और इसे इससे डिवाइड कर देना है। तो याद रखना है कि जब वो एक्साइटेड स्टेट बोलेगा तो ये याद रखना है कि वो कौन सा नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा, और फिर हमें एनर्जी वाले फॉर्मूले में उस नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू रख देना है और इसे आसानी से सॉल्व कर लेना है। उसके बाद बात आ जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो देखो क्या दिया है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट एटम टू सेट इलेक्ट्रॉन फ्री इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि हम मानते हैं कि मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का ये मतलब तो नहीं कि वो एटम से अलग है। तो एटम से अलग करने के लिए भी तो हमें उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि एटम को, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर दो टाइप की एनर्जी हो गई, एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वापस से समझ लो, किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी दूसरे ऑर्बिट पे ले जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। और किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से फ्री कराने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और लास्ट में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए यही आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या बन जाती है, बाइंडिंग एनर्जी।
तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज बोहर्स फॉर्मूला रिलेशन। यानी यहाँ पर हमें वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या जानने वाले हैं कि मान लो मेरे पास कोई हाइड्रोजन गैस है और उस हाइड्रोजन गैस को मैं हीट करूंगा। तो जब मैं हाइड्रोजन गैस को हीट करूंगा तो उससे बहुत सारे रेडिएशंस बाहर निकलेंगे और हर एक रेडिएशन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, राइट। तो उन पर्टिकुलर वेवलेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसी का फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है, क्योंकि हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एक एनर्जी रिलीज करता है फोटोन के फॉर्म में। और आप जानते हो कि फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ C बाई लैम्डा। तो बस हमें यही बताना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, उस पर्टिकुलर फोटोन की यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगी वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यानी हमें यहाँ पर लैम्डा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है, जो फॉर्मूला हमें डिराइव करना है दैट इज 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर एच। आर एच का मतलब है रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जो कि आगे हम यहाँ पर समझेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। याद ये रखना है कि एन को हम लोअर ऑर्बिट कहते हैं और एम को हम हायर ऑर्बिट कहते हैं। तो देयरफॉर देखो इस फॉर्मूले को हमें डिराइव करने के लिए क्या करना होगा, बोहर्स का थर्ड पोस्टुलेट यूज करना होगा। अभी तक हमने जो भी डेरिवेशंस किए हैं वहां पर बोहर का पहला पोस्टुलेट यूज किया है और दूसरा पोस्टुलेट यूज किया है। सो देयरफॉर फ्रॉम बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट, अब बोहर का थर्ड पोस्टुलेट हमें क्या कहता था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो वह एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, दैट इज वी कैन से दैट EM माइनस EN इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है H न्यू के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो EM का मतलब क्या हो गया, EM का मतलब हो गया एनर्जी ऑफ द mth ऑर्बिट हायर ऑर्बिट, और EN का मतलब क्या हो गया एनर्जी ऑफ द लोअर ऑर्बिट। तो देयरफॉर यहाँ पर हम जानते हैं, या मैं लिख देता हूँ वेयर, पहले हम इनकी एनर्जी लिख देते हैं वेयर वी नो दैट कि एनर्जी इन द mth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है माइनस जेड स्क्वायर एम ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और एन की जगह पर क्या रख देता हूँ एम स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से एनर्जी इन द nth ऑर्बिट हम लिख सकते हैं माइनस जेड स्क्वायर एम ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने डिराइव किया था, राइट। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, देयरफॉर इन वैल्यूज को हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन में वैल्यू को पुटअप करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, एच न्यू को मैं आगे की तरफ लिख लेता हूँ, तो एच न्यू इज इक्वल टू EM। EM की वैल्यू क्या है माइनस जेड स्क्वायर एम ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एम स्क्वायर। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर देखो कि इक्वेशन में माइनस है और EN भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसे हम लिखेंगे जेड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एम ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। अब आप जानते हो कि ये वाली वैल्यू जो प्लस है और ये वाली वैल्यू क्या है माइनस है, तो प्लस वाला टर्म आगे आ जाएगा और माइनस वाला टर्म पीछे चला जाएगा। तो मैं इसे सिंपली लिख लूँगा देयरफॉर एच न्यू इज इक्वल टू, अच्छा साथ में कुछ वैल्यूज़ आपको कांस्टेंट भी दिख रही हैं तो हम कांस्टेंट भी बाहर निकाल लेते हैं। क्या क्या कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर एम ई रेज टू 4 अपॉन और क्या 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या है कांस्टेंट है, तो अंदर ब्रैकेट में जो बचेगा वो क्या बचेगा 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू बचेगी। तो देखो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, न्यू को क्या लिख लेंगे, न्यू को लिख लेंगे C बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा HC बाई लैम्डा इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी दैट इज जेड स्क्वायर एम ई रेज टू 4 अपॉन क्या है ये 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। अब आप जानते हो कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 1 बाई लैम्डा चाहिए, तो HC को हम नीचे भेज देंगे। तो देयरफॉर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एम ई रेज टू 4 अपॉन
ये हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू क्या हो जाएगा सी, और ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या करना है, हमें बताना है वेयर ये जो आपको वैल्यू दिख रही है me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी इज इक्वल टू आर एच के इक्वल होता है, और आर एच को हम कहते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। आर एच को कहते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और इसकी एक वैल्यू भी होती है विच इज़ 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर, जो कि हम न्यूमेरिकल वगैरह में यूज़ करते हैं। तो देयरफॉर अगर ये सारी वैल्यूज़ को हमने आर एच की वैल्यू के इक्वल मान लिया, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा z² आर एच, और इन द ब्रैकेट क्या बचेगा 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया फॉर हाइड्रोजन एटम। हम जानते हैं z की वैल्यू क्या होती है 1, तो फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1 होता है। देयरफॉर इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू, इसके आगे देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एच 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बिकॉज आगे चल के हम जो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज़ पढ़ेंगे, बाल्मर सीरीज़, पैशन सीरीज़ वगैरह, उसी सीरीज़ के ऊपर ये फॉर्मूला हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, जिसके बेसिस पर एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले में दो चीज़ें आती हैं कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो आपसे दो तरीके से पूछते हैं कि कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ पर जो लैम्डा है वो बेसिकली वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। लैम्डा का मतलब क्या है वेवलेंथ, और 1/λ का मतलब होता है वेव नंबर। तो कभी कभी वो आपसे सिर्फ वेव नंबर भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना है लैम्डा मतलब वेवलेंथ और 1/λ का मतलब क्या होता है वेव नंबर होता है। इस फॉर्मूले को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो आगे हम स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज में सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज। स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज में हमारे पास टोटल 5 सीरीज हैं और उन 5 सीरीज के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले जैसे देखो यहाँ पर मैंने कॉलम बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सीरीज के नाम लिखेंगे, यहाँ पर nth ऑर्बिट लिखेंगे, यहाँ पर mth ऑर्बिट, और यहाँ पर हमें लिखना है रीजन। रीजन का मतलब ये हो गया कि जब वो रेडिएशन एमिट आउट होंगे तो उनके वेवलेंथ किस रीजन पे लाई करेंगे। ठीक है, तो सीरीज में सबसे पहले नंबर की सीरीज आती है, इसे हम क्या कहते हैं लाइमन सीरीज। ये लाइमन सीरीज क्या है, देखो यार जो भी हम सीरीज पढ़ रहे हैं इनका क्या मतलब है। ये जितनी भी हम सीरीज पढ़ने वाले हैं इनका सिंपल सा ये मतलब है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, उसकी वहाँ पर वेवलेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें यहाँ पर समझना है। तो लाइमन सीरीज के लिए n की वैल्यू जो है वो 1 मानना है और m की वैल्यू क्या होगी 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें ये बताना है द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम mth हायर ऑर्बिट विल फॉल ऑन द फर्स्ट ऑर्बिट। तो लाइमन सीरीज के हिसाब से अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करता है और अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा तो उसके जो रेडिएशंस हैं वो कहाँ लाई करेंगे, इट लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन पे लाई करेंगे। ठीक है, तो बस आपको ये सीरीज और ये जो रीजन है ये याद रखना है। लाइमन सीरीज पहले नंबर की सीरीज है, तो n की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2, 3 एंड सो ऑन, और ये इसके रेडिएशन किस रीजन पे लाई करेंगे तो बताना है इट लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। दूसरे नंबर की जो हमारी सीरीज आ जाती है दैट इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में देखो यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू क्या होगी 3, 4, 5 एंड सो ऑन। So according to Balmer series, the transition of electron from mth higher orbit will fall on the second orbit. तो इस सीरीज के हिसाब से कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे, अगर वो आके सेकेंड ऑर्बिट में गिरेगा तो इसके जो रेडिएशंस हैं वो विजिबल रीजन पे लाई करेंगे। कहाँ पे लाई करेंगे, विजिबल रीजन पे।
उसके बाद थर्ड नंबर की सीरीज है जिसे हम क्या कहते हैं, पैशन सीरीज। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पैशन सीरीज। इसमें बाल्मर सीरीज और पैशन सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल इन्हीं सीरीज के ऊपर ज़्यादा पूछे जाते हैं। पैशन सीरीज में एन की वैल्यू 3 हो जाएगी और एम की वैल्यू क्या यूज़ करना है, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और इसके जो रेडिएशंस है वो किस रीजन पे लाई करेंगे, इट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। कौन सा रीजन, इंफ्रारेड। इसके बाद जो फोर्थ नंबर की सीरीज है इसे हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज में एन की वैल्यू क्या कहलाएगी, 4, एम की वैल्यू होगी 5, 6, 7 एंड सो ऑन एंड इट लाइज इन नियर इंफ्रारेड रीजन। यानी कि द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम mth हायर ऑर्बिट विल फॉल ऑन द फोर्थ ऑर्बिट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके फोर्थ ऑर्बिट में आके गिरेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे कि उसके रेडिएशन नियर इंफ्रारेड रीजन पे लाई करेंगे। और लास्ट में जो सीरीज आती है उसे हम बोलते हैं पी फंड सीरीज। अब ये जो पी फंड सीरीज है इसमें एन की वैल्यू 5 मानेंगे और एम की वैल्यू 6, 7, 8 एंड सो ऑन एंड इसके जो रेडिएशन है वो लाई करेंगे फार इंफ्रारेड रीजन पे। ठीक है, फार इंफ्रारेड रीजन। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 5 सीरीज हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन, ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज। इनमें से आपको एन और एम की वैल्यू को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली अगर आप ऑर्डर याद रख लोगे ना तो आपको एन की वैल्यू याद हो जाएगी और एन की वैल्यू याद होगी तो एम तो ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगा। खाली आपको बस रीजन याद रखना है क्योंकि रीजन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। वो आपसे बोलेगा कि बताओ बाल्मर सीरीज के रेडिएशन किस रीजन पे लाई करेंगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होगा तो आपको समझना है कि वहाँ पर बाल्मर सीरीज के रेडिएशंस विजिबल रीजन पे लाई करेंगे। अब देखो इन्हीं स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज के सीरीज का यूज करते हुए हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनाना है कि किस तरीके से हम लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना हो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, फॉर्मूला आपको यही वाला यूज करना है, 1/λ इज इक्वल टू RH इन द ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m²। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। मान लो मुझे कैलकुलेट करना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। आपको क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि फॉर बाल्मर सीरीज के लिए आपको तुरंत समझना है कि n की वैल्यू 2 होगी और m की वैल्यू क्या लेंगे। तो देखो m की वैल्यू n के एकदम क्लोजेस्ट लेना है क्योंकि जितनी आप दूर वैल्यू लेते जाओगे उतना वो शॉर्ट वेवलेंथ होती जाती है। तो अगर n 2 लिया है तो m की वैल्यू क्या लेना है, 3। यहीं पर अगर क्वेश्चन होता कि फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पैशन सीरीज तो n की वैल्यू 3 लेते और m की वैल्यू 4 लेंगे। ठीक है, बस फिर आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पर RH की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट होती है, वो कितनी होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ और ये क्या हो जाएगा पर मीटर, इसका यूनिट हो जाएगा। और इन वैल्यूज को आपको इस वाले फॉर्मूले में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेना है। याद रखना है कि आपको 1/λ नहीं, आपको लैम्डा निकालना है, तो लास्ट में जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होगी उसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, और अगर एग्जाम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ लिया तो क्या करेंगे, एंड फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए याद ये रखना है कि m की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी कंसिडर की जाती है। तो एग्जाम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ नाम से भी इसे पूछा जा सकता है और इसी को सीरीज लिमिट भी कहते हैं। तो दोनों का मतलब क्या है, सेम है। और इसके लिए सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना है 1/λ इज इक्वल टू RH/n²। क्यों, बिकॉज m की वैल्यू इन्फिनिटी है तो यानी कि इन्फिनिटी पे m की वैल्यू 0 कंसिडर की जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बचेगा, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/n², जिसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, RH/n²। तो मान लो यहाँ पर मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसे लिखूंगा 1/λ इज इक्वल टू RH। और बाल्मर सीरीज के लिए अगर मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो n की वैल्यू 2 होती है तो 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर मैं इसे लिखूंगा लैम्डा इज इक्वल टू 4/RH। अब इसके बाद ही वैल्यू आगे रख के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर वेव नंबर पूछा तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे
और अगर आपसे वेवलेंथ पूछा है तो आपको याद रखना है कि लैम्डा निकालना है, 1/λ नहीं निकालना है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज का यूज़ करते हुए लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। इसी में कुछ दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज एंड सो ऑन। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि देखो एक्सरसाइज में जो गिवन क्वेश्चंस हैं हमारे, वो क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी हैं, तो बहुत लेस कंडीशन होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक्सरसाइज से कोई न्यूमेरिकल्स पूछेंगे। तो आपको याद रखना है कि एक अलग से मैं इस चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल्स की वीडियोस बनाऊंगा, जहां पर हम सिर्फ उस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं जैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बट वहां पर मैं ये सारे न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी समझाया है कि डिफरेंट सीरीज के ऊपर किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज़ एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिजिक्स में डायग्राम्स की बात करें तो टॉप 3 डायग्राम में से इस डायग्राम का नाम आता है। जैसे एक डायग्राम होता है फेरिस ब्लैक बॉडी, केटीजी चैप्टर में हम स्टडी करते हैं, और एक डायग्राम आता है 14th चैप्टर में एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस चैप्टर में एनर्जी लेवल डायग्राम। ये 3 डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस एनर्जी लेवल डायग्राम को आपको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो ओल्ड टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं उसमें डायग्राम थोड़ा सही नहीं दिया है, न्यू टेक्स्ट बुक में सही डायग्राम दिया है, या तो जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले एनर्जी डायग्राम के लिए आपको करना क्या है कि 5 ऑर्बिट लेने हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है N1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पर लिखना है N2 सेकेंड ऑर्बिट, N3 थर्ड ऑर्बिट, N4 क्या हो जाएगा फोर्थ ऑर्बिट, और N5 क्या हो जाएगा फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है। उसके बाद इसके अपोजिट साइड में आपको इनका एनर्जी लिखना है। एनर्जी कैसे लिखना है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी हमने निकाला था, याद है, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकाला था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी होता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिफ्थ ऑर्बिट का एनर्जी होता है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही एनर्जी इन द nth ऑर्बिट। तो देखो ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो कहाँ तक एक्सटेंड होंगे, इन्फिनिटी तक। तो एनर्जी इन द इन्फिनिटी ऑर्बिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक तरफ हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट लिख लिया और एक तरफ हमने क्या लिख लिया, एनर्जीज लिख ली हर एक ऑर्बिट की। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि एनर्जी लेवल डायग्राम का मतलब है कि यहाँ पर जो हमने स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज पढ़ी हैं उन्हीं स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज को यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था लाइमन सीरीज के बारे में। लाइमन सीरीज हमें क्या कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप करे, आकर कहाँ पर गिरेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर जंप कराना है कि इन्फिनिटी से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहले जंप करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में, फिर फिफ्थ ऑर्बिट से कहाँ पर जंप करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में, फोर्थ से कहाँ पे जंप करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में, थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट में, और सेकंड से भी फर्स्ट ऑर्बिट में। और यहाँ पर आपको लिख देना है लाइमन सीरीज, ठीक है। आप पेंसिल से बनाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। और आप चाहिए तो यहाँ पर इसका रीजन भी लिख सकते हो कि इसके रेडिएशन कहाँ पर लाई करेंगे, अल्ट्रा वायलेट रीजन पे, ठीक है, ओके। इसके बाद सेकेंड नंबर की सीरीज आ जाती है हमारी बाल्मर सीरीज। तो इसका भी ट्रांजिशन हमें दिखाना है। तो पहले इन्फिनिटी से जंप करके कहाँ पर गिरेगा, इन्फिनिटी से जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में गिरेगा, फिर फिफ्थ से भी कहाँ पर आके गिरेगा, ये गिरेगा सेकेंड ऑर्बिट में, फोर्थ से भी आके कहाँ पर गिरेगा, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड से भी कहाँ पे गिरेगा, सेकेंड ऑर्बिट में। तो ये सीरीज हमारी क्या कहलाएगी, बाल्मर सीरीज कहलाएगी। और इसके रेडिएशन कहाँ पर लाई करेंगे, तो आप लिख सकते हो दे लाइज इन द विजिबल रीजन। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर की सीरीज है वो हमारी क्या है, पैशन सीरीज। तो आपको याद रखना है कि देखो फिफ्थ से तो आपको लाइन बनाना ही बनाना है, इन्फिनिटी से आप 1-2 लाइन उठा सकते हो, या तो आप 1 लाइन भी रख सकते हो। कोशिश करना है कि 4-5 लाइन का अरेंजमेंट बने, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पैशन सीरीज द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट विल फॉल ऑन द थर्ड ऑर्बिट। तो यहाँ से हम 1-2 लाइन इन्फिनिटी से उठाएंगे,
और उसके बाद देखो फिफ्थ से कहाँ पर गिर रहा है, फोर्थ ऑर्बिट में, और फोर्थ से कहाँ पर गिरेगा, थर्ड ऑर्बिट में, और इसे हम नाम क्या रख देंगे, पैशन सीरीज नाम रख देंगे, ठीक है। और इसके रेडिएशन कहाँ पर लाई करेंगे, इट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। रीजन लिखना ना लिखना ऑप्शनल है, ठीक है, तो अगर आप लिख देते हो तो और अच्छी बात है, आपको याद भी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर की सीरीज आती है ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए आपको कहाँ दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आके गिरना चाहिए, फोर्थ ऑर्बिट में। तो इन्फिनिटी से कोई इलेक्ट्रॉन आके गिरेगा फोर्थ ऑर्बिट में इस तरीके से, और फिफ्थ ऑर्बिट से कहाँ पर आके गिरेगा, फोर्थ ऑर्बिट में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बेसिकली, इसका नाम दे देंगे ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। तो ये आपकी ब्रैकेट सीरीज हो गई। और आप जानते हो इसके रेडिएशन कहाँ पे लाई करेंगे, दे लाइज इन नियर इंफ्रारेड रीजन। ठीक उसी तरीके से पी फंड सीरीज के लिए कहाँ से कहाँ जंप करेगा, इन्फिनिटी से फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करेगा। तो कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हो। तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा पी फंड सीरीज। और पी फंड सीरीज के लिए रीजन क्या चूज करते हैं हम, फार इंफ्रारेड रीजन चूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट सीरीज को यहाँ पर मेंशन करना है। और मुझे लगता है कि एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना काफ़ी आसान है। तो आपको बस एक ही बात याद रखना है कि एक तरफ नंबर ऑफ ऑर्बिट लिख लेना है, एक तरफ एनर्जी लेवल, और फिर उन्हीं सीरीज को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है कि कौन सा सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ से किस ऑर्बिट में जंप करने वाला है। तो अभी तक जो भी हमने पार्ट कवर किया दैट वाज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब यहाँ पर हम पार्ट कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू न्यूक्लियस। तो चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं रिलेटेड टू न्यूक्लियस। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है दैट इज द साइज ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। यानी बेसिकली जो एक एटम होता है उस एटम का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट 10⁻10 मीटर के ऑर्डर में होता है। यानी कि वैल्यूज़ थोड़ा आगे पीछे हो सकती है बट पावर का ऑर्डर चेंज नहीं होगा किसी भी एटॉमिक साइज के लिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर। तो न्यूक्लियस का साइज जो है वो किस फॉर्म में होता है, 10⁻15 के ऑर्डर में होता है, और एटम का साइज क्या होता है, 10⁻10। देन जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है, बेसिकली न्यूक्लियस में 99.9% ऑफ द टोटल मास ऑफ एन एटम कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी कि अगर हम बात करें कि एटम का टोटल जो मास है उसमें से 99.9% मास कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जब भी हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई बात नहीं होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में होते हैं। और हम यहाँ पर फिलहाल किसकी स्टडी कर रहे हैं, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर 7th पॉइंट पहले हम कवर करेंगे, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बनता है, न्यूक्लियस, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि जैसे मेरे पास ये कोई क्या है, एक न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और एक न्यूक्लियन के अंदर आपका एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो ऐसे करके अगर मैं आपको बोलता हूँ कि किसी एलिमेंट का मास नंबर 6 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें 3 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियॉन में एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन होगा, दूसरे न्यूक्लियॉन में एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन होगा, और तीसरे न्यूक्लियॉन में भी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा। तो ऐसे करके इस न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 3 न्यूक्लियॉन्स हैं। तो आपको याद रखना है कि जो न्यूक्लियस है हमारा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पेयर के फॉर्म में हो सकते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है 5th पॉइंट, द प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्योंकि ये कोई पॉइंट जो हम स्टडी कर रहे हैं ये कुछ नया पॉइंट नहीं है, केमिस्ट्री में भी आप ये पॉइंट्स स्टडी करते हो कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है इट इज़ डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है मास नंबर। तो मान लो कि अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है तो उसका टोटल मास नंबर क्या हो जाएगा, 6। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, न्यूक्लियस इज सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज। हम न्यूक्लियस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो न्यूक्लियस को जनरली एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नीचे की तरफ हम जेड से इसको डिनोट करते हैं। जेड हमें एटॉमिक नंबर को डिफाइन करता है, और ए का मतलब यहाँ पर क्या है, मास नंबर। ठीक है,
तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका जानना हमें ज़रूरी है फॉर एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स किसे कहते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो देखो आइसोटोप्स में क्या दिया है, द न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो यहाँ पर आपको याद रखना है न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इसके हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्या एक हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है, एंड उसके बाद एक दूसरा हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन मास नंबर क्या है, 3 है। तो देखो यहाँ पर आइसोटोप्स का यही मतलब हो गया द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, दोनों में अलग अलग है। क्योंकि 2 - 1 करूँगा तो एक में आंसर 1 आएगा और 3 - 1 करूँगा तो आंसर 2 आएगा। तो एक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है और दूसरे में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है। तो इसी को हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब H12 को वैसे ड्यूटेरियम कहा जाता है और H13 को हम ट्रीटियम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है दैट इज़ रिलेटेड टू आइसोबार्स। तो आइसोबार्स का मतलब क्या होता है, देखो द न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर यानी सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो अगर कोई ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर सेम है तो उन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं। और इसके भी एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर इसका क्या है, 3 है। तो बेसिकली ये ट्रीटियम है। एंड वहीं पर एक दूसरा एलिमेंट है हमारे पास हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 और मास नंबर कितना है, 3। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि दोनों का एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, यानी दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू अलग है, बट यहाँ पर दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ रिलेटेड टू आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, देखो द न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोन्स। क्या दिया है, द न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन सेम रहेंगे लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसका भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है मर्क्यूरी, और इस मर्क्यूरी का जो एटॉमिक नंबर है वो है 80 और इसका मास नंबर है 198 है, ठीक है। एंड वहीं पर हमारे पास दूसरा एलिमेंट है AU और इसका एटॉमिक नंबर है 79 और इसका मास नंबर है 197। तो आप यहाँ पर देखो तो आपको एटॉमिक नंबर दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, मास नंबर भी दो अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला है कि दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। तो अगर हम 198 - 80 करेंगे और 197 - 79 करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम। तो नेक्स्ट अब हम टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो चलिए डिस्कस करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियाई, लेकिन उससे पहले अगर आप उस सेम पेज नंबर पे देखोगे तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई हुई है दैट इज रिलेटेड टू कि हम किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं उनका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि इनके मास को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट kg, बट यहाँ पर कुछ और भी यूनिट्स गिवन है। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनको हम इन टर्म्स ऑफ kg भी मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट भी मेजर कर सकते हैं, और इन्हीं को हम इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट हैं टू मेजर द मास ऑफ एनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहाँ पर ओवरऑल हम SI यूनिट को फॉलो करते हैं, इसीलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम kg में रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसकी जो मोर रिलेवेंट और एक्यूरेट वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट होती है, यानी जिसे हम U के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपको सब जगह पर यहाँ पर रिलेटेड टू kg, रिलेटेड टू एटॉमिक मास यूनिट एंड रिलेटेड टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c स्क्वायर के फॉर्म में इनकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इनमें से कोई वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, बस इसका यूज़ हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं, जहाँ पर हमें न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जहाँ पर उनकी गिवन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट होगी, तो वहाँ पर हमें इसका यूज़ करना होता है। यहाँ पर लास्ट वाला जो पार्ट दिया है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c स्क्वायर। यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि अगर आपको याद होगा कि आइंस्टाइन का एक बहुत फेमस रिलेशन है दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी मास रिलेशन, E = mc²। यहाँ पर वो बताते हैं कि अगर हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए
तो कितने पर्टिकुलर मास से कितनी एनर्जी क्रिएट हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रही है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कितनी क्रिएट होगी, मास ऑफ प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी। तो इसको जस्ट आप एक बार गो थ्रू कर लेना, उतना ही काफ़ी है आपके लिए, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की और याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू साइज ऑफ न्यूक्लियस, कि किसी का न्यूक्लियस का साइज किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इससे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, दैट इज द साइज ऑफ एन एटम इज डिसाइडेड बाय द साइजेस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। जैसे कि आप जानते हो कि हर एक एटम का साइज डिफरेंट होता है और किसी एटम का साइज उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट पर डिपेंड करता है। तो डेफिनेट सी बात है, जिसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कम होंगे उसमें एटम का साइज भी कम होगा, और जिसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज़्यादा होंगे उससे एटम का साइज बड़ा होगा। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पर क्या पॉइंट मेंशन किया गया है कि साइज ऑफ न्यूक्लियर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन इट। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से एटम का साइज उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करता है, ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियस का साइज उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स के बारे में ऑलरेडी मैंने इससे पहले आपको बताया था। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिस फॉर्मूले से हम किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इट हैज़ बीन फाउंड दैट द रेडियस, जिसे हम आर एक्स से डिनोट करते हैं, ऑफ न्यूक्लियस एक्स इज रिलेटेड टू एटॉमिक मास एज। तो इसका यहाँ पर हमें फॉर्मूला गिवन है और इस फॉर्मूले से हम किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका जो हम फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज आर एक्स इज इक्वल टू आर नॉट a raised to 1/3, where R नॉट की कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 रेज टू -15 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 रेज टू -15 मीटर। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिला ना, आर एक्स इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू 1/3, तो ये जो आपको फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम किसी भी न्यूक्लियाई का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि मान लो हमारे पास कोई न्यूक्लियाई है और उसका जो एटॉमिक मास नंबर है इट इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे आर एक्स इज इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी और एक जगह पर क्या रखेंगे 125 रेज टू 1/3। अब आप जानते हो कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 5 का क्यूब इंटू 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर आर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर नॉट इज 1.2 इंटू 10 रेज टू -15 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 5 से जैसे आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे वैसे आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि साइज पता करने के लिए हमें रेडियस की जरूरत है। एक बार हमें रेडियस पता चल गया तो फिर हम साइज बता सकते हैं। एंड यहीं पर अगर हम डेंसिटी की बात करें तो देखो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई सेम होता है, तो एंड डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इज सेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कभी एमसीक्यू में ऐसा आ गया तो आपको बस एक बात ये याद रखना है कि डेंसिटी किसी भी न्यूक्लियाई का सेम होता है एंड इट इज इन द ऑर्डर ऑफ, एंड इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू 17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो याद रखना है। वैसे तो डेंसिटी का वहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है कि किस तरीके से हम डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन लास्ट में वहाँ पर बोला है कि डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ओवरऑल डेंसिटी हर एक न्यूक्लियाई की सेम होती है और ये किस ऑर्डर में होती है, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको एमसीक्यू या वन सेंटेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम थोड़ा से और उस पैराग्राफ के डिटेल में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ओस्मियम नाम का एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है और इसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁴ kg पर मीटर क्यूब के फॉर्म में होता है। तो बस बेसिक सी आपको इतनी बात यहाँ पर याद रखना है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिलेटेड टू न्यूक्लियर फोर्सेस। तो चलिए समझते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है। देखो, हम जानते हैं कि किसी न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं और एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेगा। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि दो चार्जेस आपस में एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर वो अपोजिट चार्ज हुए तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा और अगर वो सेम चार्ज हुए तो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो वैसे भी न्यूट्रल हैं, तो बचे क्या, प्रोटॉन। अब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के बीच में क्या करेगा, फोर्स तो एक्सर्ट करेगा, लेकिन वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा।
तो देखा जाए तो सारे प्रोटॉन को बाहर आ जाना चाहिए न्यूक्लियस से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक और फोर्स है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स, जो इन प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखता है, जिसकी वजह से आसानी से ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो चलिए उसी न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि दिस इज द फोर्स विच होल्ड्स प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जो डिफरेंट प्रोटॉन्स रखे हुए हैं उनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कौन करता है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, बिकॉज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर एंड इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो न्यूक्लियर फोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ, शायद अगर आपको याद आएगा तो आपने 11th में भी इसे पढ़ा होगा। तो हमारे यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट जो हमें स्टडी करना है दैट इज रिलेटेड टू मास डिफेक्ट। वैसे हमें टॉपिक स्टडी करना है रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी, बट बाइंडिंग एनर्जी को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें मास डिफेक्ट के बारे में पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं कि मास डिफेक्ट आखिर होता क्या है। तो देखो यहाँ पर क्लियरली डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी। क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ मासेज ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। यानी यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मान लो मेरे पास कोई एक डब्बा है और उस डब्बे में बहुत सारे लड्डू भरे हुए हैं। तो ये जो डब्बा है ना बेसिकली आपका, इसे हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। डब्बा क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और इस डब्बे के अंदर जो बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं इन्हें हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो अब अगर हम इसे समझे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लड्डू का जो मास है वो ज़्यादा होगा और जो डब्बा है हमारा उसका मास कम होगा। तो लड्डू का मास माइनस डब्बे का मास विल बी द मास डिफेक्ट। तो यहाँ पर ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है कि सारे न्यूक्लियॉन्स का मास माइनस न्यूक्लियस का मास, जैसे हम ये डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मास डिफेक्ट मिल जाएगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं कि किस तरीके से मास डिफेक्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो डेफिनेशन आपको याद रखना है, क्या है डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। देयरफॉर डेल्टा एम का जो फॉर्मूला है इट इज गिवन बाई जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम। अब यहाँ पर इन सब का मतलब क्या है, पहले तो मैं वो लिख लेता हूँ और ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ये बेसिकली इक्वेशन किसका है, मास डिफेक्ट का इक्वेशन है। तो यहाँ पर डेल्टा एम तो आप जानते हो मास डिफेक्ट कहते हैं। जेड का मतलब यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर। उसके बाद जो एमपी है, बेसिकली एमपी को हम क्या कहते हैं, एमपी को कहते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो एमपी क्या हो गया, मास ऑफ वन प्रोटॉन, और z क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर हम मास ऑफ वन प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरे प्रोटॉन का मास मिल जाएगा। और यहाँ पर a माइनस जेड है, a माइनस जेड करेंगे यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या गिवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद mn का मतलब यहाँ पर क्या है, तो mn का मतलब हो जाएगा हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन। mn मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि mn का मतलब हो गया मास ऑफ वन न्यूट्रॉन और a माइनस जेड का मतलब हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन न्यूट्रॉन विल गिव द टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो टोटल न्यूक्लियॉन का मास इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वहीं पर कैपिटल एम बेसिकली क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसे लिख लेते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि मास डिफेक्ट क्या होता है। तो सिंपल से मतलब है मास डिफेक्ट का, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और इसको निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड की जगह पर आप डायरेक्टली कैपिटल एन फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यूज कर सकते हो और माइनस क्या हो जाएगा, एम। अब हम समझते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी का यहाँ पर डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है। क्या है बाइंडिंग एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है जो हम इसे सही कर लेते हैं।
ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स रखे हैं, तो इन न्यूक्लियॉन्स को यहाँ से फ्री कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो किसी न्यूक्लियस के सारे न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब इस बाइंडिंग एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मैं इसे शॉर्ट में BE लिखता हूँ, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी का स्क्वायर। ये बेसिकली फॉर्मूला आता है हमारा एनर्जी मास रिलेशन से गिवन बाय आइंस्टाइन, विच इज़ M इंटू सी स्क्वायर। तो E की जगह पर क्या आ गया, बाइंडिंग एनर्जी, M की जगह पर डेल्टा M। नाउ एज वी नो दैट कि हमने अभी अभी डेल्टा M का फॉर्मूला निकाला था और इसका वैल्यू होता है ZMP प्लस N इंटू MN माइनस M, और इसका क्या हो जाएगा इंटू सी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमें फॉर्मूला मिला, दिस फॉर्मूला ये किसके लिए है, फॉर बाइंडिंग एनर्जी के लिए, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, याद रखना है, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब बात आ जाती है कि मान लो मुझे सिर्फ एक ही न्यूक्लियॉन को सेपरेट करना है फ्रॉम न्यूक्लियस से, तो देयरफॉर इसके लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मुझे एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी निकालना है कि पूरे न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। सो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। हमें क्या करना है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर देना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसमें बस दो बातें आपको मोर इम्पॉर्टेंटली याद रखना है कि अगर हम ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ से हमें एक बात समझ में आती है कि जो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर बहुत कम है या जो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, ये अनस्टेबल एलिमेंट कहलाते हैं, और वहीं पर जो हमारा आयरन है ये सबसे मोस्ट स्टेबल एटम कहलाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि Fe यानी जो आयरन है, इट इज़ द मोस्ट स्टेबल, इट इज़ द मोस्ट स्टेबल बिकॉज इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो यहाँ पर रीज़न दे देंगे, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ मैक्सिमम। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कहलाता है। वहीं पर अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें, किसकी बात करें, ड्यूटेरियम, जो कि बेसिकली क्या होता है, H12 होता है, राइट। तो अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम इट इज़ मोस्ट अनस्टेबल। क्या आता है, मोस्ट अनस्टेबल। अनस्टेबल में आपका यूरेनियम भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल क्या है यहाँ पर, ड्यूटेरियम, बिकॉज हम रीज़न दे सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है इस केस में वो क्या है, मिनिमम है। तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू मैक्सिमम है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और ड्यूटेरियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू मिनिमम है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। और एक बात आपको याद रखना है कि लाइटर जो हमारे न्यूक्लियाई हैं वो ज़्यादा तक अनस्टेबल होते हैं, हाइयर जो न्यूक्लियाई है वो भी अनस्टेबल होते हैं, लेकिन मॉडरेट जो न्यूक्लियाई होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो आयरन हमारा मॉडरेट न्यूक्लियाई में आता है, जबकि यूरेनियम हैवी सबसे ज़्यादा और ड्यूटेरियम कम। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू रेडियो एक्टिव डीकेस क्या होते हैं। तो चलिए रेडियो एक्टिव डीके को समझते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, अल्फा डीके, बीटा डीके, गैमा डीके, इसी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है कि जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो डीके हो जाते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई डीके नहीं होगा, ठीक है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई में जैसे कि यूरेनियम एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, डीके हो जाता है। डीके का मतलब खत्म होना नहीं होता है, डीके का यहाँ पर मतलब होता है किसी नए एलिमेंट का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो जब भी कोई न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा तो उससे कुछ अल्फा, बीटा एंड गैमा पार्टिकल एमिट आउट हो जाएंगे और वो अपने आप को स्टेबल बना लेगा बाय कन्वर्टिंग इनटू अ न्यू न्यूक्लियाई। तो पहला पॉइंट तो आपका ये है कि जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो डीके हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है दे चेंज और डीके टू अदर न्यूक्लियाई, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट यहाँ पर यह है कि द डीकेइंग न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरेंट न्यूक्लियस। जो भी न्यूक्लियस डीके हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस।
और डीके होने के बाद जो नया न्यूक्लियाई फॉर्म होगा उसे हम क्या कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि जो न्यूक्लियाई डीके हो रहा है उसे हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, और डीके होने के बाद जो नया न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहा है उसे हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो द प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएक्टिव डीके और रेडिएक्टिविटी, यानी कि किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई का डीके होना, इस प्रोसेस को हम रेडिएक्टिव डीके कहते हैं और इसी फिनोमेना को रेडिएक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप याद रखना रेडिएक्टिव डीकेस के बारे में। मेनली जो हमें स्टडी करना है वो ये स्टडी करना है कि डीके कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें क्या होता है। तो याद रखना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकेस। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहला हमारा डीके आ जाता है विच इज़ कॉल्ड अल्फा डीके। तो देखो क्या है अल्फा डीके, यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा है, आपको शॉर्ट में आपको याद रहेगा। इन दिस टाइप ऑफ डीके एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाई 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेज बाई 4। सिंपल सी बात है कि जब भी अल्फा डीके की बात होती है तो अल्फा डीके का सिंपल सा मतलब होता है हीलियम। अल्फा का मतलब होता है हीलियम। हीलियम मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अल्फा डीके होने पर एटॉमिक नंबर 2 से कम हो रहा है और मास नंबर 4 से कम हो रहा है, और आप जानते हो कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 और मास नंबर कितना होता है 4। ठीक है, तो आई थिंक अब आप समझ पा रहे होगे। तो याद रखना है कि अल्फा का मतलब होता है हीलियम, यानी जो भी न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा तो वो जब डीके होगा तो स्टेबल फॉर्मेशन के लिए क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल को एमिट कर देगा। तो अगर किसी न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर 2 से कम हो रहा है और मास नंबर 4 से कम हो रहा है तो वो बेसिकली क्या एमिट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल को एमिट कर रहा है। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। मान लो मेरे पास एक न्यूक्लियाई है बिस्मथ का, जिसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 83 और इसका मास नंबर गिवन है 212। तो जब इस न्यूक्लियाई का डीके होगा तो एक नया न्यूक्लियाई फॉर्म होगा। अब आपको पता है कि यार 83 तक तो हमें एटॉमिक नंबर वैसे भी नहीं याद होते हैं, तो अगर 2 से एटॉमिक नंबर कम होगा तो जो नया एलिमेंट यानी नया न्यूक्लियाई फॉर्म होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 81, और मास नंबर उसका 4 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 208। तो अगर हमें ये नहीं पता है कि जो एलिमेंट फॉर्म हो रहा है उसका नाम क्या है तो हम सिंपली वहाँ पर क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही में यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा लिख देंगे। अब आप जानते हो कि अल्फा का मास नंबर कितना है 4, तो 208 + 4 करोगे तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। और नीचे भी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज हो रहा है, तो अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 81 + 2 करोगे तो क्या मिल जाएगा, 83 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका इक्वेशन दे सकते हैं। दूसरा एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं रिलेटेड टू यूरेनियम। अब यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो मान लो कितना है 92, और इसका जो मास नंबर है वो है 238। इसके कई आइसोटोप्स भी होते हैं जहाँ पर मास नंबर 236 या 235 भी हो सकता है। तो अब अगर इसका अल्फा डीके होगा तो देखो क्या फॉर्म होगा, तो जो भी एलिमेंट फॉर्म होगा उसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर 90 हो जाएगा और मास नंबर कितना हो जाएगा 234, प्लस क्या रिलीज हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल। तो बेसिकली यहाँ पर जो एक्स न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहा है वो टीलियम है। ठीक है, बिकॉज टीलियम का एटॉमिक नंबर 81 होता है और मास नंबर 208 होता है, और जो यहाँ पर न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहा है वो बेसिकली थोरियम है, और थोरियम का यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है 90 और इसका मास नंबर होता है 234। तो अगर आपको याद है तो आप सीधा एक्स की जगह पर टीलियम या एक्स की जगह पर थोरियम लिख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा डीके क्या होता है। तो याद रखना है कि अल्फा डीके का मतलब होता है हीलियम पार्टिकल का बाहर निकलना, और इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी हमारा पेरेंट न्यूक्लियस होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है और मास नंबर 4 से कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप का डीके है दैट इज कॉल्ड बीटा डीके। अब जब बीटा डीके की बात आती है तो बीटा का सिंपल सा याद रखना है, बीटा का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। बीटा का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ डीके एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 बट मास नंबर रिमेन्स अनचेंज। इसका मतलब है कि जब भी बीटा डीके होगा किसी अनस्टेबल न्यूक्लियाई का तो उसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा लेकिन उसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मेरे पास है कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर है 27, मास नंबर है 60। तो जब इसका बीटा डीके होगा तो बीटा डीके होने के बाद
जो नया न्यूक्लियाई फॉर्म होगा दैट विल बी ऑफ निकल, जिसका एटॉमिक नंबर आप जानते हो 28 होगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। प्लस यहाँ पर हम करेंगे ई माइनस, देखो ई माइनस और 28 करूँगा तो 27 हो जाएगा और हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। बस एक बात आपको यहाँ पर बीटा डीके में ये भी याद रखना है कि बीटा डीके में कुछ और पार्टिकल भी रिलीज होते हैं लाइक एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो। बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि एंटी न्यूट्रिनो हो चाहे न्यूट्रिनो, दोनों ही चार्जलेस पार्टिकल हैं, इनको कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें लिखना है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, क्या लिखना है, एंटी न्यूट्रिनो। तो इस तरीके से याद रखना है कि बीटा डीके में एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, और साथ ही साथ में कुछ और पार्टिकल्स को भी एमिट करेंगे लाइक एंटी न्यूट्रिनो, बट वो पार्टिकल क्या होगा, चार्जलेस होगा, ठीक है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू बीटा प्लस डीके। क्या आ जाता है, बीटा प्लस डीके, इसको भी समझना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, तो आप ऐसे लिख लेना। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस लिखना है कि इन दिस टाइप ऑफ डीके एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1, यानी यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो डायरेक्टली हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर है 22। तो जब इसका बीटा प्लस डीके होगा तो जो नया एलिमेंट फॉर्म होगा वो होगा नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 10 और मास नंबर कितना है 22। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ई प्लस बोलेंगे, बिकॉज ई प्लस और 10 कितना हो जाएगा, 11, और हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। प्लस कुछ और पार्टिकल रिलीज होंगे लाइक न्यूट्रिनो, बट वापस से मैं बता रहा हूँ ये क्या है, चार्जलेस है, ठीक है। तो इस तरीके से बीटा डीके में आपको दो याद रखना है बातें, एक बीटा डीके होता है, एक बीटा प्लस डीके होता है। बीटा डीके में एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होता है और बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज होता है। दोनों के केस में मास में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गैमा डीके के बारे में। देखो गैमा डीके बेसिकली क्या है, इन दिस टाइप ऑफ डीके गैमा रेस आर एमिटेड बाय द पेरेंट न्यूक्लियस, यानी इसमें किसी पार्टिकल का एमिशन नहीं होगा बल्कि गैमा रेस एमिट आउट होती हैं। और ये जो गैमा रेस एमिट आउट होती हैं ये बेसिकली पार्टिकल्स नहीं होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। जब भी हम कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ स्मॉल है, जब भी हम कहते हैं कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्मॉल है, तो ये समझ जाना कि उसमें एनर्जी ज़्यादा है। और आप वैसे भी जानते हो गैमा रेस बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग और हाईली रेडिएक्टिव रेस मानी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जब भी किसी न्यूक्लियाई का गैमा डीके होगा तो उससे कोई पार्टिकल एमिट आउट नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट आउट होंगी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेस। Hence there is no change in the atomic number or in mass number of the nuclei। तो यहाँ पर मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो these were different types of radioactive decay। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप एक्सरसाइज में देखोगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है जहाँ पर हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि अल्फा डीके, बीटा डीके या गैमा डीके में बेसिकली क्या होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ रेडिएक्टिव डीके, यानी कि हमें डीके लॉ के बारे में समझना है। अभी तक हमने ये देखा कि रेडिएक्टिव डीके क्या होते हैं और कितने टाइप्स के रेडिएक्टिव डीके होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि कब कौन सा न्यूक्लियाई डीके होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोई तो हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हम ये पता कर सके कि जो न्यूक्लियाई का डीके होने का रेट है वो क्या है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि कब कौन सा न्यूक्लियाई डीके होगा इसका कोई टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है। न्यूक्लियाई को डीके होने में कुछ सेकंड्स भी लग सकते हैं और न्यूक्लियाई को डीके होने में 100-150 साल भी लग सकते हैं, और न्यूक्लियाई हो सकता है कि कभी डीके भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करती हैं। प्रोबेबिलिटी के ऊपर कैसे काम करती है कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक मेरे पास बाउल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि एक ऐसा क्लासेस है जहाँ पर मान लो कि या कॉलेज है जहाँ पर 1000 स्टूडेंट्स हैं और एक है जहाँ पर 100 स्टूडेंट्स हैं या उससे भी कम हैं। तो आप देखोगे कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस में है, ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की,
ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की डेफिनेट सी बात है प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पर 1000 स्टूडेंट है, क्योंकि उन 1000 स्टूडेंट में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर सिर्फ 100 स्टूडेंट्स हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि मान लो हमारे पास कोई एक बाउल है और इस बाउल में थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई रखे हुए हैं, ठीक है। तो एक बाउल में मैंने 1000 न्यूक्लियाई रख दिए और दूसरे बाउल में मैंने क्या किया, सिर्फ 100 न्यूक्लियाई रख दिए। तो यहाँ पर डीके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा किस में होंगे, 1000 न्यूक्लियाई में होंगे, क्योंकि 1000 न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि न्यूक्लियाई उसमें से डीके हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये बात समझना है कि मान लो कि इनिशियली मैंने 1000 न्यूक्लियाई लिए, तो मैंने टी टाइम के बाद देखा तो उसमें 700 न्यूक्लियाई बचे थे जो डीके नहीं हुए थे। तो इसका मतलब क्या है कि 300 न्यूक्लियाई डीके हो गए। फिर वापस से मैंने सेम टाइम के लिए अगेन डीके करवाया, फिर मैंने देखा कि अब सिर्फ 500 न्यूक्लियाई बचे हैं जो डीके नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर अब कितने न्यूक्लियाई डीके हो गए, तो आप बोलोगे 200 न्यूक्लियाई डीके हो गए। फिर वापस से मैंने टी टाइम के लिए न्यूक्लियाई को डीके कराया, तो मैंने देखा कि 400 न्यूक्लियाई बचे हैं जो डीके नहीं हुए हैं। तो अब कितने न्यूक्लियाई डीके हो गए, 100 न्यूक्लियाई। तो ये तीनों जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही हो कि जितने न्यूक्लियाई कम होते जा रहे हैं डीके होने का रेट भी उतना कम होते जा रहा है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि डीके लॉ होता क्या है। तो यहाँ पर क्लियरली दिया है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडर गोइंग डीके पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनचेंज न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। इसका ये मतलब हो कि जो भी डीके रेट होगा वो इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनिशियली कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा डीके होने के चांसेस, जितने कम न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे उतने कम डीके होने के चांसेस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, डीके लॉ को डिराइव करना है। इसका आंसर हमें मिलता है n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। इसी को बेसिकली हम डीके लॉ कहते हैं। तो चलो इस फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसी लॉ का यूज़ करते हुए इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज माइनस डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। यही तो आपने लिखा है डीके लॉ में, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग डीके पर यूनिट टाइम, यानी डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनचेंज न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, बिकॉज आप देख रहे हो डीके होने के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए नेगेटिव साइन है। तो देयरफॉर अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एन हो जाएगा, ठीक है। वेयर आप जानते हो, वेयर लैम्डा का मतलब क्या है, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, ओके। तो देयरफॉर फर्दर अब इसे सॉल्व करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू एन। नेगेटिव साइन को हमने यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और अरेंज करेंगे और मैं इसे लिखता हूँ डी एन बाई एन इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक है। अब देखो ये इस पोजीशन पे पहुंच गया है जहाँ पर हम इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/n इंटू क्या हो जाएगा, डी एन, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा इंटू डी टी। अब यहाँ पर लिमिट हमें अप्लाई करना है। तो लिमिट क्या है, देखो मान लेते हैं कि जब टाइम ज़ीरो था तो n नॉट न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, और t टाइम के बाद कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, n न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। यानी कि जब टाइम 0 था तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे जो डीके नहीं हुए थे, n नॉट। और t टाइम के बाद अब कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जो डीके नहीं हुए हैं, n, ठीक है। तो n नॉट माइनस n आगे करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि कितने न्यूक्लियाई डीके हो गए हैं। तो देयरफॉर आगे हम इसे सॉल्व करते हैं और लिखते हैं इंटीग्रेशन n नॉट n, और ये क्या हो जाएगा 1/n इंटू क्या हो जाएगा, डी एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा को बाहर निकाल लेते हैं तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, और ये क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। अब आप जानते हो ये बेसिकली किस फॉर्म में, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x यानी कि log x के फॉर्म में है। तो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिखूंगा log n, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, n नॉट से लेकर
एन नॉट से लेकर एन तक, ठीक है, टू द बेस ई लिख लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, और टी की मैक्सिमम वैल्यू तो टी ही होने वाली है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आप लॉग अप्लाई करोगे तो आप इसे सिंपली क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट लॉग एन माइनस एन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देयरफॉर हम इसे लिखते हैं लॉग ई एन अपॉन एन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देयरफॉर ये लॉग ई को हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एन बाई एन नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ये लॉग का फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से ये डायरेक्ट वैल्यू हमें मिलती है। तो देयरफॉर फाइनली अब हम क्या लिख लेंगे, n इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिला, यही फॉर्मूला हमारा क्या कहलाता है, डी के लॉ कहलाता है। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, दिस इज कॉल्ड डीके लॉ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डीके लॉ। अब आपको यहाँ पर एक बात ये याद रखना है कि यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ अनचेंज न्यूक्लियाई प्रेजेंट आफ्टर डीके, और n नॉट का मतलब है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट बिफोर डीके। यानी पहले कितने न्यूक्लियाई रखे थे वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, n नॉट, और डीके होने के बाद कितने न्यूक्लियाई बचे हैं जो डीके नहीं हुए हैं वो कितने हैं, n। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि कितने न्यूक्लियाई डीके हो गए तो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके, तो जो भी न्यूक्लियाई डीके हो गए हैं वो आप निकालोगे एन नॉट माइनस एन करके। तो मान लो जब हमने शुरू में न्यूक्लियाई रखे थे तो 1000 न्यूक्लियाई थे, और टी टाइम के बाद जो न्यूक्लियाई बचे हैं जो डीके नहीं हुए हैं वो कितने हैं, 700। तो कितने न्यूक्लियाई डीके हो गए, 300 डीके हो गए, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हम इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो ए का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट बिफोर आफ्टर डीके, और ए नॉट का मतलब है इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई विच वेयर प्रेजेंट बिफोर डीके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने डीके लॉ को कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल क्या होता है, यानी टोटल न्यूक्लियाई में से हाफ न्यूक्लियाई डीके होने में कितना टाइम लगेगा। सो इसका डेफिनेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस गेट्स डीके इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल। यानी जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास इनिशियली 1000 न्यूक्लियाई थे, तो हमें ये बताना है कि 500 न्यूक्लियाई डीके होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें अज्यूम करनी है, लाइक टी को हम यहाँ पर अब क्या मान लेते हैं, टी हाफ मान लेते हैं, टी क्योंकि हाफ टाइम है तो यहाँ पर टी को टी हाफ मान लेते हैं। एंड जो हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो कितने हो जाएंगे, एन नॉट बाई 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसका अजम्पशन करते हुए हमें इन वैल्यूज़ को हमारे डीके लॉ वाले फॉर्मूले पे पुट अप करना है। तो डीके वाला फॉर्मूला क्या था, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या आ जाएगा, ये एन नॉट बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा, और t की जगह पर क्या लिख लेंगे, t हाफ लिख लेंगे। तो यहाँ से देखो एन नॉट से एन नॉट तो कैंसिल हो गया, तो बेसिकली यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी हाफ बचेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 को ऊपर ले आता हूँ, तो जैसे मैं 2 को ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू माइनस 1, और ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, माइनस से माइनस साइन यहाँ पर हटेगा तो 2, और ये हो जाएगा ई रेज टू लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा, टी हाफ। अब जब इस इक्वेशन को मैं आगे सॉल्व करूंगा तो इसे लिख सकता हूँ log ऑफ 2 इज इक्वल टू लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर फाइनली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो टी हाफ विल बी इक्वल टू नेचुरल log ऑफ 2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा, और नेचुरल log ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0.693। तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 0.693 अपॉन लैम्डा। तो ये हमें हाफ लाइफ टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया, टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये स्टेप याद रखना है
कि ये स्टेप में हम ई को जब इधर लाएंगे तो ये log ऑफ 2 हो जाएगा, बेसिकली नेचुरल log ऑफ 2 कहते हैं इसे, और नेचुरल log ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है 0.693। तो इस तरीके से हमने हाफ लाइफ टाइम पीरियड को भी कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट में यहाँ पर हमारा एक और पार्ट आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू एवरेज लाइफ। तो बेसिकली एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ के बीच में यहाँ पर हमें एक रिलेशन ढूंढना है, यानी फॉर्मूला ढूंढना है। सो देयरफॉर फॉर एवरेज लाइफ का फॉर्मूला यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, फॉर एवरेज लाइफ, और इसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू 1/λ, यानी एवरेज लाइफ को हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू 1/λ, और लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो एज यहाँ पर सिंस हम जानते हैं कि टी हाफ की वैल्यू क्या होती है 0.693 अपॉन लैम्डा होती है, तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो विच विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा टी हाफ हो जाएगा। तो लैम्डा की जगह पर मैं वैल्यू रख देता हूँ 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, अब टी हाफ फोर्थ टर्म है तो ऊपर आ जाएगा, तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी हाफ अपॉन 0.693 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू टाउ। ठीक है, तो इस बात से ये पता चली कि अगर आपको हाफ लाइफ निकालना है और अगर आपको एवरेज लाइफ पता है तो एवरेज लाइफ को 0.693 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको हाफ लाइफ मिल जाएगी। सो चलिए समझते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियाई अंडरगो अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जब भी न्यूक्लियाई का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन होने के टाइम पर कुछ एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। वी कैन ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी बाय द टू प्रोसेसेस। इनका नाम आपने सुना होगा, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जब भी न्यूक्लियाई का रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने पर एनर्जी रिलीज होगी, और ये रिएक्शन बेसिकली टू प्रोसेसेस के थ्रू हो सकते हैं, एक है न्यूक्लियर फिजन और एक है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर फिजन के बारे में। तो सिंपली हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई। यानी यहाँ पर क्या होगा, एक हैवी न्यूक्लियस को हम ब्रेक करा के दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करेंगे बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि एक हैवियर न्यूक्लियाई को हम न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड कराएंगे और उसके बाद हमें दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलेंगे, साथ ही साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि मान लो मेरे पास कोई एग्जाम्पल है यूरेनियम का, और इसकी वैल्यू है यूरेनियम U35 या U36, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ U36 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। जब इस यूरेनियम का न्यूक्लियर फिजन होगा तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लाइक मान लो कि एक पार्ट बना बेरियम और एक पार्ट हमारा बनेगा क्रिप्टॉन। ठीक है, तो एक हैवियर न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है। बेरियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है 56 और इसका मास नंबर है 140। वहीं पर क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 36 और इसका मास नंबर है 94। साथ ही साथ में हमें कुछ और भी चीज़ें मिलने वाली है, दो न्यूट्रॉन मिल जाएंगे और हमें यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होके मिल जाएगी। ठीक है, तो साथ ही में क्या रिलीज होगी, एनर्जी, और ये जो एनर्जी रिलीज होगी इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में एनर्जी रिलीज होगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर का फ्यूजन होता है वहाँ पर एक हैवियर न्यूक्लियाई को हम न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड करा के दो लाइटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कराते हैं, और साथ ही साथ में हमें दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी मिलते हैं। यही न्यूट्रॉन आगे चल के हमारे चेन रिएक्शन में काम आते हैं कि फर्दर और यूरेनियम के न्यूक्लियाई को ब्रेक करने के लिए इन न्यूट्रॉन का यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ में जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई, कि जब दो हल्के न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज होकर एक हैवियर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे तो उस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई आर फ्यूज टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो मेरे पास दो लाइटर न्यूक्लियाई हैं दैट इज H12 है प्लस H12, ये दो लाइटर न्यूक्लियाई हैं। तो जब इनका फ्यूजन होगा तो एक हैवियर न्यूक्लियाई फॉर्म होगा दैट विल बी H14 होगा। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी इन द टर्म ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन होता है।
तो यहाँ पर हमने देख लिया कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बेसिकली दो प्रोसेस में गेन की जा सकती है। एक है न्यूक्लियर फिजन, जहाँ पर एक हैवियर न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है और कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और दूसरा प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन, जहाँ पर दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हैवियर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर भी हमें कुछ एनर्जी रिलीज होके मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। अगर बीच में कुछ थियोरेटिकल पार्ट रह गया हो तो वो आप सेल्फ स्टडी में उसे थोड़ा कवर अप कर लेना, ठीक है। ओवरऑल मैंने कोशिश की है कि ऑलमोस्ट सारा पार्ट यहाँ पर कवर अप हो जाए। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।